everyone, welcome to our YouTube channel Model Coaching Classes. I am SK Misra. Today we will discuss about physical word in 11th physics. आपको बता दें कि ये जो फिजिकल वर्ड चैप्टर है ये जो ज़्यादा पेपर में नहीं आता है, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो कि थोड़ा हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने 10th में साइंस पढ़ा होगा और साइंस में आपको वहाँ पे 3 पॉइंट थे, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। लेकिन 11th में हायर फिजिक्स में आपको फिजिक्स एक अलग ही पार्ट होगा और बायो और केमिस्ट्री भी क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। तो आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे फिजिकल वर्ड के बारे में। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि ये साइंस है क्या, साइंस कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, फिर फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स कैसे डिराइव्ड हुआ है, और इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे साइंस है, साइंस जो वर्ड है, ठीक है ना, ये लैटिन का एक वर्ड होता है, लैटिन वर्ब बोल सकते हो या लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड के साइंस्टिया से बना है, साइंस्टिया से बना हुआ है। ठीक है ना, ये साइंस जो वर्ड है, साइंस जो डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड के साइंस्टिया से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीन होता है, क्या होता है जिसका मीन्स होता है टू नो। क्या होता है? टू नो। तो साइंस का मतलब क्या होता है? टू नो, मतलब जानना। साइंस क्या है? एक लैटिन शब्द है, ठीक है ना, जो साइंस्टिया से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो, मतलब जानना। आपको एक बात और बता दें कि नॉर्मल हम लोग 10th में डिफिनीशन पढ़े हैं नॉर्मल की, मतलब किसी भी जो प्राकृतिक, जो नेचर के बारे में हम जो नॉलेज फाइंड करते हैं, जो भी हम नॉलेज फाइंड करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग साइंस। साइंस का नॉर्मल डिफिनीशन होता है क्या? द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। मैंने क्या बोला? द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। इसको हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपको बता दें कि साइंस जो होता है वो साइंस को स्पेशली 11th में 3 पार्टों में डिवाइड किया जाएगा। कितने पार्टों में डिवाइड किया जाएगा? साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। जैसे देखिएगा, साइंस है, इसके 3 पार्ट कौन कौन से डिराइव्ड होंगे? एक पार्ट इसका होगा, एक पार्ट इसका जो बनेगा ये जाके फिजिक्स बनेगा। क्या बनेगा? ये फिजिक्स बनेगा। और दूसरा जो पार्ट होगा वो जाके केमिस्ट्री बनेगा। और तीसरा जो पार्ट होगा वो जाके क्या बनेगा? बायोलॉजी बनेगा। ठीक है ना। देखो साइंस के और भी पार्ट होते हैं, लेकिन स्पेशली जो अपने को 11th में पढ़ना है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम समझते हैं, मेरा टारगेट है आपको फिजिक्स पढ़ाना और फिजिक्स के बारे में बताना। तो वैसे नॉर्मल हम बोल सकते हैं, यदि हमसे कोई पूछे, ये बहुत फेमस डिफिनीशन होता है फिजिक्स का। फिजिक्स का फेमस डिफिनीशन क्या है कि द फिजिक्स कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? साइंस से निकला हुआ है। तो क्या बोलोगे? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मैंने क्या बोला? इसका डिफिनीशन क्या देंगे? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। और इसी सिमिलरली हम इसको क्या बोल सकते हैं? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड रिलेटेड इवेंट्स। क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट, क्या बोलोगे? विच स्टडी अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस। ठीक है ना, इट्स कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? नॉर्मल डिफिनीशन इसका क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक नियमों तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मैंने क्या बोला? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत
प्राकृतिक घटनाओं तथा प्राकृतिक नियमों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और बायोलॉजी क्या हो जाएगा? बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये हम नॉर्मल ऐसे वर्डिंग में डिफाइन कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसका डिफिनेशन भी आपको लिख के बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, अभी मैंने आपको समझाया कि साइंस के 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट का बेसिकली हम लोग डिफिनीशन को डिफाइन किए हैं। वैसे आपको बता दिया जाए कि जो फिजिक्स है ये क्या है? ग्रीक लैंग्वेज है। क्या है? ग्रीक लैंग्वेज है या ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है ना। ग्रीक वर्ड से बना है और किस वर्ड से बना है? फ्यूसिस से बना है। किससे बना है? फ्यूसिस है, जिसका मीन होता है नेचर। क्या मतलब होता है इसका? नेचर। इसका मतलब होता है नेचर। फ्यूसिस का मीन होता है नेचर। तो इसीलिए कि इसका डिफिनीशन ये होता है फिजिक्स का। फिर एक बार समझते हैं, फिजिक्स जो होता है किससे बना हुआ है? फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड होता है, फ्यूसिस से बना हुआ है, जिसका मतलब है नेचर, जिसका मतलब होता है प्रकृति, ठीक है ना। तो इसीलिए फिजिक्स का एक डिफिनीशन क्या बनता है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। क्या होता है जिसका मतलब? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, ठीक है ना। चूँकि मैं आपको और एक बता रहा हूँ, फिजिक्स का मीन और समझा रहा हूँ क्या होता है, और एक और इसका डिफिनीशन होता है जो कि हम लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। आप लोग को पता होगा कि होल यूनिवर्स में जितने भी मतलब पार्टिकल्स या जितने भी सब्सटेंस हैं, सभी मैटर और एनर्जी से मेड अप हैं। सभी मैटर और एनर्जी से मिलके बने होते हैं। पूरा यूनिवर्स जो है वो मैटर और एनर्जी से मिलके बना हुआ है। तो इसीलिए इसका फिजिक्स का जो दूसरा डिफिनीशन है, तो फिजिक्स के दूसरे डिफिनीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेम वही बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इस वर्डिंग में डिफाइन कैसे करेंगे? हम लिखेंगे फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which study about matter, energy and related events, ठीक है ना। सेकेंड डिफिनीशन क्या है? मैंने बताया कि पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, होल यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंस होते हैं सभी मैटर और एनर्जी से फॉर्म्ड होते हैं। किससे? मैटर और एनर्जी से मेडअप होते हैं, मतलब मैटर और एनर्जी से बनते हैं। इसीलिए सेकेंड डिफिनीशन क्या है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड रिलेटेड इवेंट्स, ठीक है ना। अब आपको मुझे आज ये बताना है, वैसे नॉर्मली जो है फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मॉडर्न फिजिक्स और एक क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दोनों के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि फिजिक्स को 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया। अपने को ये समझ में आ गया कि फिजिक्स क्या है? ग्रीक वर्ड के फ्यूसिस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है नेचर, ठीक है ना। तो इसीलिए नेचर पे इसका डिफिनीशन क्या है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। और मैंने अभी बताया कि जितने भी थिंग्स, सब्सटेंस होते हैं सभी किससे बने हुए हैं? सभी मैटर और एनर्जी से फॉर्म्ड हैं। तो इसीलिए सेकेंड डिफिनीशन भी क्या होता है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड रिलेटेड इवेंट। चूँकि ये ज़्यादा फेमस डिफिनीशन है और बहुत ईजी है, ये भी डिफिनीशन बहुत ईजी है, इसमें भी कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है,
नेचुरल फिनोमिना का मतलब क्या होता है कि जैसे क्या होता है नेचर में जो चेंजिंग होता है, जैसे क्या होता है सुबह होना, रात्रि होना, धूप निकलना, बरसात होना, ठीक है, मौसम में परिवर्तन होना, ठीक है ना, तो ये सभी क्या है नेचुरल फिनोमिना है। जैसे मैं इस मार्कर को अभी लीव करूं तो अर्थ क्या करेगी, इसे अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगी, ये क्या है नेचुरल फिनोमिना है। जैसे हम क्या करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो अपने पोजीशन में वो चेंजिंग करती है, ये क्या है नेचुरल फिनोमिना है। मीन क्या हो गया नेचुरल फिनोमिना का मतलब कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है या जो नेचर में चेंजिंग होता है उसी को हम लोग नेचुरल फिनोमिना बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये फिजिक्स में दो पार्ट कैसे बना है और ये कौन कौन से पार्ट हैं, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको सेकेंड डिफिनीशन में समझाया था कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है मैटर एंड एनर्जी एंड रिलेटेड इवेंट। तो बताओ मैटर को क्या बोलोगे, मैटर क्या होता है, इट इज अ समथिंग दैट अ मास ऑक्यूपाइड स्पेस एंड कैन बी लेफ्ट विथ आवर सेंस ऑर्गन्स। मतलब क्या हो गया कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वे वस्तुएं हैं जो क्या करती हैं स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, ये बोर्ड हो गया, ये बोर्ड को कहीं रखेंगे तो क्या चाहिए स्पेस चाहिए और इसका कुछ द्रव्यमान होगा। जैसे बुक हो गया, उसको भी रखने के लिए क्या चाहिए स्थान चाहिए, स्पेस चाहिए और उसमें भी कुछ द्रव्यमान होता है। जैसे हम भी हो गए तो हम भी क्या एक मैटर ही हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें भी कहीं रहने के लिए बैठने के लिए क्या चाहिए जगह चाहिए और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों से अपने देख सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसे मैं बताऊं हम जिन जिन चीज़ों को देख सकते हैं वो सभी चीज़ें क्या हैं मैटर हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने प्रकार होते हैं, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। क्या बोलते हैं इसको बताओ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को क्या बोलते हैं बताओ, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको द्रव्य बोलते हैं, याद रखना है द्रव्य, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, इसको ठोस बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको द्रव बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, इसको गैस बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपने को ये समझ में आ गया कि कितने टाइप्स मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, द्रव्य कितने टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखिए थोड़ा सा समझिए सॉलिड क्या होता है। सॉलिड क्या होता है, दीज आर सब्सटेंस विच डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट स्पेस। सॉलिड वे पदार्थ होते हैं जिनमें डिफिनिट वॉल्यूम होता है, मतलब डिफिनिट आयतन और डिफिनिट क्या होता है आकृति होता है। जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर हमेशा यदि इस पे हम फोर्स भी लगाएं तो ये क्या रहेगा, ये बदलेगा नहीं, मतलब इसका आयतन वही रहेगा और इसकी आकृति भी मार्कर जैसे गोल है, मतलब ये इसी शेप का रहेगा, इसका शेप भी चेंज होने वाला नहीं है। जैसे मैं एक बात करूं कि जैसे कोई लकड़ी है उसकी भी आकृति और आकार वही रहेगी। तो क्या बोलोगे, ठोस क्या होते हैं, वे पदार्थ हैं जिसे क्या करते हैं, जिसके आयतन और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। These are substance which are definite volume and definite shape, ठीक है ना। क्या बोलोगे, इसीलिए देखो ये जानते हो ठोस के जो अणु होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। वो क्या होते हैं, बहुत अधिक आणविक बल से क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए रहते हैं, इसीलिए उन्हें तोड़ना या अलग करना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब इनके बीच का जो मोलिकुलर फोर्स जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। फिर क्या होता है लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है बताओ, लिक्विड दीज आर सब्सटेंस विच आर फ्लोटेड। मतलब कहने का ये मतलब है कि वे पदार्थ जिनमें फ्लोटेशन की प्रॉपर्टी होती है, जो बह सकता है, जिसे रखने पे बह जाए। जैसे जल हो गया, जैसे क्या हो गया तेल हो गया, दूध हो गया, ये सभी को रखने पर बह जाते हैं, इसी ऐसे सब्सटेंस को लिक्विड बोलते हैं। लिक्विड में क्या होता है बताओ, इसका वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है बट इसका क्या होता है, शेप डिफिनिट नहीं होता है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिफिनिट होगा बट इसका शेप डिफिनिट नहीं होगा। जैसे मैं आपसे बताऊं, जैसे मिल्क ले लें और 2 लीटर यदि मिल्क है, हम किसी भी बेसिन में किसी भी बर्तन में डालें, चाहे वो गोली हो चाहे शंक्वाकार हो, ठीक है ना, चाहे स्पेरिकल हो, कुछ भी हो,
वो सभी क्या होगा, उसका आकृति बदलेगा बट उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गैस क्या हो गया, गैस भी एक क्या है, मैटर होता है, एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, जिसकी न तो आकृति निश्चित होती है, डिफिनिट होती है, न तो इसकी वॉल्यूम डिफिनिट होती है। मतलब कहने का मतलब इसके वॉल्यूम और इसके क्या होते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है, और इसका शेप भी डिफिनिट नहीं होता है। इसके वॉल्यूम और शेप दोनों डिफिनिट नहीं होते हैं, मतलब इसका आकार और आकृति दोनों निश्चित नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे गैस लो, जैसे हमारे घर में गैस जब लीक होता है तो लीक होने के बाद एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाता है, एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होता है। मतलब ये क्या बोल सकते हो कि इसका क्या होता है, वॉल्यूम एंड शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है। ठीक है ना, डिफिनिट होता है। और इसका क्या होता है, वॉल्यूम डिफिनिट होता है बट शेप क्या होता है, बट शेप नॉट डेफिनिट। ठीक है ना, इसमें बोथ आर नॉट डेफिनिट। इसमें क्या बोलेंगे, बोथ आर नॉट डेफिनिट। मतलब मेरे बातों को आप समझ गए होंगे। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, मोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स किस में होता है, सॉलिड में होता है। उसके बाद किस में होता है, लिक्विड में होता है। और सबसे कम जो मोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, गैस में होता है। आप समझ गए होंगे कि सॉलिड क्या होता है, आप समझ गए होंगे कि लिक्विड क्या होता है, आप समझ गए होंगे कि गैस क्या होता है। मुझे नेक्स्ट पॉइंट ये आपको समझाना है, एनर्जी क्या है। अब एनर्जी के बारे में हम समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि एनर्जी के बारे में, देखो एनर्जी को क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्जा। क्या बोलते हैं, ऊर्जा। अब एक बात को समझना है, क्या बोलोगे, इट इज समथिंग दैट नाइदर हैज मास नॉट डज इट ऑक्यूपाई स्पेस, इट इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग इन यूनिवर्स। मतलब कहने का मतलब है कि जो ऊर्जा होता है उसमें द्रव्यमान नहीं होता है और न ही उसको रखने के लिए क्या चाहिए, जगह की आवश्यकता होती है। और ये पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। इसके बिना कोई काम करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इट कैन नॉट एनी वर्क विदाउट एनर्जी। मतलब किसी भी हम कार्य को बिना ऊर्जा के नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी विदाउट एनर्जी, इट कैन नॉट बी एनी वर्क विदाउट एनर्जी। तो नॉर्मल लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी को हम डिफाइन क्या करते हैं, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, यदि हमसे कोई बोलेगा वर्डिंग में समझाने के लिए तो क्या बोलेंगे इसको, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब कहने का ये है कि बिना हम एनर्जी के कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा वे पदार्थ हैं जिनमें न तो द्रव्यमान होता है, ऊर्जा वे पदार्थ हैं जिनमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही क्या होता है, न ही उनको रखने के लिए स्पेस की आवश्यकता होती है, परंतु ये पूरे ब्रह्मांड में मौजूद होता है। तो इसे क्या बोलेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है, हम इसे बाद में समझेंगे। लेकिन अभी मुझे समझाना है कि फिजिक्स को दो पार्ट में मतलब डिवाइडिंग किया गया था। एक था क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा था क्या, मॉडर्न फिजिक्स। अभी हम देखते हैं कि ये क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है। देखिए मैंने बताया कि फिजिक्स को स्पेशली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल जो फिजिक्स था
ये बहुत एक स्लोली इवेंट था, बहुत स्लोली इसके बारे में, मतलब ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इवेंट नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा क्या हुआ, डिस्कवरिंग नहीं हुई। लेकिन जब आफ्टर 1900 सेंचुरी के बाद जो फिजिक्स आया, जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, ये काफ़ी तेज, मतलब काफ़ी फास्टली ये ग्रोथ किया। आज हम लोग जो डिजिटल वर्ल्ड में हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स के कारण ही है, ठीक है ना। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलोगे? द स्टडी ऑफ फिजिक्स बिफोर 1900 सेंचुरी, द स्टडी ऑफ फिजिक्स बिफोर 1900 सेंचुरी इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को क्या बोलोगे? 1900 ईस्वी के पहले के भौतिक को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिकल भौतिक, चिरस्मत भौतिक बोलते हैं इसको, ठीक है ना, चिरस्मत भौतिक बोलते हैं, ठीक है ना। इसके जैसे कुछ पार्ट होते हैं, मैकेनिक्स यांत्रिकी, हीट्स उष्मा, थर्मोडायनेमिक मतलब उष्मागतिकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकी। ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं इसके बारे में। और क्वांटम मॉडर्न फिजिक्स क्या हो गया? आधुनिक भौतिक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आधुनिक भौतिक। क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सभी चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट हैं, और ये सभी जो हैं किसके पार्ट हैं? ये सभी पार्ट हैं क्लासिकल फिजिक्स के। एक मैं आपको बता दूं कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टीन भी बोलते हैं लोग इन्हें। इन्होंने मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट करने के लिए एक रूल दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था? मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट करने के लिए एक रूल दिया था, जिसे क्या बोलते हैं? मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। जो क्या होता है बताओ? क्या होता है मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन? क्या होता है? E इक्वल क्या होता है? mc स्क्वायर इक्वल mc स्क्वायर होता है। वेयर क्या हो जाएगा? वेयर क्या है? वेयर m इक्वल मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी मतलब पदार्थ का द्रव्यमान। ए सी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इन वैक्यूम, मतलब क्या बताया था? सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है, जो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। या इसे 3 लाख भी बोल सकते हैं इसको, जब हम लिखेंगे नंबरिंग में तो 3 लाख आएगा। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? आइंस्टाइन, क्या बोलते हैं? आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन, ठीक है ना। और देखो इस इक्वेशन से मास को एनर्जी में, मास को एनर्जी में या एनर्जी को मास में आप कन्वर्ट कर सकते हो। और ये इस इवेंट के लिए, इस डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से क्या किया गया था? नोबेल प्राइज इन्हें गिफ्ट किया गया था। ये बहुत ही बड़ा इक्वेशन है। वैसे हम जब आगे चलेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इस इक्वेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, इनके इक्वेशन को हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और लगभग हमने थोड़ा सा आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में समझाया, और इसके बारे में और ज़्यादा थोड़ा सा आप अपने से पढ़िएगा। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड तो हम बनाएंगे। और थोड़ा सा आप लोग यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। यदि हमें आपका प्रेम मिला तो हम फ्री में आपको पूरा फिजिक्स कोशिश करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, CBSE एंड MP बोर्ड। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट करिए, मतलब डाउट को अपने लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।